नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इवेंट वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार क्या तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कृषि कानूनों के विरोध के लिए सामने आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। कहा किसानों के साथ अब संत और सैनिक भी हैं, मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध के लिए यूपी की अलग अलग जगहों से आए पूर्व सैनिक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। पूर्व सैनिक संगठन से सूबेदार रहे जेपी मिश्रा ने बताया ओडिशा से भी और लोग आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चले हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक किसानों के समर्थन के लिए कूच कर चुके हैं। किसानों के साथ अब संत और सैनिक समाज दोनों ही साथ खड़े हैं। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार किसानों को अलग अलग संगठनों का यहां पर समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में पूर्व सैनिक भी उतर आए हैं किसानों के समर्थन में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच संजय राउत ने की है भविष्यवाणी, बताया है कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल का चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के भी राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन टीएमसी और भाजपा नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग से प्रदेश का सियासी पारा अभी से ही चढ़ गया है। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से भी बंगाल चुनाव में सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में आखिर कौन जीतेगा। अब आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनुभव काफी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही है और वोट काटने की एक मशीन बनती जा रही है, उससे देश की जनता के मन में ये सब जरूर पैदा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी का आखिर एजेंडा क्या है। हालांकि मेरा मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा कुछ भी कर ले, पश्चिम बंगाल में जीतेंगी तो ममता बनर्जी ही। ये यहाँ पर संजय राउत ने की है बड़ी भविष्यवाणी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या दोस्तों आप लोग संजय राउत की इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। या किस पार्टी का आप लोग खुलकर के समर्थन करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, ये भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने रक्षा मामलों पर संसदीय समिति बैठक से किया वॉकआउट, लगाया है ये आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक से यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी पर चर्चा में समय बर्बाद किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी समिति के समक्ष लद्दाख में चीन की आक्रामकता और सैनिकों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन समिति के अध्यक्ष ने यहां पर उनको ये अनुमति नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने बैठक से बॉयकॉट करने का यहां पर फैसला किया। इसके बाद समिति की बैठक में शामिल कांग्रेस सांसद राजीव सातव और रेवंत रेड्डी भी उनके साथ बाहर चले गए। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान यूनियनों का बड़ा दावा, पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल तक आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानून को लेकर के जारी किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिन पर दिन किसान भी अब कमर कस चुके हैं। किसान यूनियन ने कहा है कि वो लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल तक धरना स्थल पर बैठ सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा यहाँ पर किया है कि
कुछ विभाजनकारी ताकतें आंदोलन को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर किसानों का सीधा इशारा बीजेपी की ही तरफ था। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि दिल्ली आने से पहले हम पिछले 6 महीनों से अपने घरों के अंदर नहीं बैठे थे। पंजाब में भी हम डिप्टी कमिश्नर के कार्यालयों के सामने दिन रात धरना दे रहे थे और रेल रोको मोर्चा का संचालन कर रहे थे। इसलिए अगर किसी को आभास हो कि हम तंग आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। हम पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल तक आंदोलन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये किसान संगठनों ने कर दिया है बड़ा ऐलान। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। पीएम केयर के बारे में दूतावासों से सामने आई है चौंकाने वाली जानकारी। पाकिस्तान और चीन से भी लिया इस फंड के लिए दान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलिए, पीएम केयर फंड को लेकर के इस पर शुरुआत से ही तमाम तरह के संदेह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष पहले से ही अस्तित्व में है, ऐसे में पीएम केयर्स फंड के नाम से एक निजी ट्रस्ट बनाने की आखिर क्या जरूरत थी और इसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया। इसी को उजागर करते हुए कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई ट्वीट कर इस बारे में सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक आरटीआई का हवाला देते हुए कहा है कि कई दूतावासों और उच्चायोगों ने बताया है कि उन्होंने पीएम केयर्स के लिए अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया में प्रचार किया। इस तरह पीएम केयर को चीन, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों से भी दान मिला है। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, द पॉइंट में प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा है कि आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 27 देशों में भारतीय दूतावासों ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पीएम केयर्स के लिए प्रचार किया, भारी भरकम दान लिया जो हजारों करोड़ में है। इसके बावजूद इस फंड को सीएजी, आरटीआई या फिर ऑडिट के दायरे से अलग रखा गया। उन्होंने कहा है कि दूतावासों और उच्चायोगों ने इस तरह इस फंड का प्रचार किया जैसे कि यह दान भारत सरकार के लिए मांगा जा रहा है, जबकि यह एक प्राइवेट ट्रस्ट है और इसे लेकर जबरदस्त गोपनीयता बरती गई है सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में अब मोदी सरकार घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहती आई है कि पीएम केयर्स फंड एक बहुत बड़ा घोटाला है, जो कि यहाँ पर अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा में भाजपा मंत्री का घर घेर करके किसानों ने पूछा, आज करोड़पति बन गए तो किसानों को भूल गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से तापमान लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली और हरियाणा में किसानों के द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन खुद को किसान हितैषी बताने वाली मोदी सरकार अब तक किसानों की मांगों को नजरअंदाज ही कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि हरियाणा के किसानों ने मंत्री कंवर पाल गुर्जर के घर का यहां पर घेराव किया है। आप लोगों को बताते चले, खबर के मुताबिक किसानों के द्वारा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के घर का घेराव यहां पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के घर के बाहर एकत्रित हुए। आप लोगों को बताते चलें, इस दौरान किसानों ने कहा है कि जब उन्हें जनता की जरूरत थी तो घर घर जाकर के लोगों से कहते थे कि उनका साथ दो। लोगों ने उनकी गुजारिश पर उनका साथ दिया। इसके साथ ही किसानों ने यह भी कहा है कि आज जब ये मंत्री पद पर बैठ गए हैं तो यहाँ पर ये किसानों को ही भूल गए हैं। आखिर ये किसकी बदौलत यहाँ पर बैठे हैं? इन किसानों की ही बदौलत ये यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इनको ही अब ये मंत्री यहाँ पर नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस पर यहाँ पर किसानों का फूटा है गुस्सा बीजेपी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी राज में सारे ही सेक्टर डूब गए हैं, सिर्फ कृषि सेक्टर फायदे में है। अगर ये भी डूबा तो 130 करोड़ लोग खाने को भी तरस जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार के समस्तीपुर में एक किसान ने गोभी उगाई। 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रही थी गोभी। खींचकर उसने खेत में ट्रैक्टर चला दिया और गोभी की सारी फसल को माटी में मिला दिया। अगर किसान को गोभी का 1 रुपए भी नहीं मिल रहा था तो क्या आम लोगों को 5 रुपए में भी गोभी मिल रही है?
नहीं, सारा खेल तो यही है, जो देश के लिए उत्पादन करता है उसी की गर्दन काटी जाती है और आम जनता की जेब काटी जाती है। इसी चोरी और लूट के लिए मोदी सरकार देश के किसानों से एक शर्मनाक लड़ाई लड़ रही है। आप लोगों को बताते चले, समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश यादव ने गोभी उगाई थी। उनके मुताबिक 4000 रुपए प्रति कट्टा का खर्च है और मंडी में 1 रुपए किलो भी नहीं बिक रही है। गोभी कटवाना, बोरे में पैक करवाना, ढोकर के मंडी पहुंचाना, ये सब अतिरिक्त खर्च है, लेकिन वहां प्रति किलो 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है। मजबूरन उसे अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलवाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर झूठ वायरल कराने वाले ये क्यों नहीं वायरल कराते हैं कि एक किसान ने अपनी ही उगाई फसल पर ट्रैक्टर चला दिया क्योंकि उसे उसकी लागत भी नहीं मिल रही थी। सरकार कह रही थी कि लागत का 2.5 गुना आमदनी करवाएंगे किसानों को, फिर कानून पास कर दिया कि खेती कॉर्पोरेट की जागीर होगी। अब ट्विटर पर रोज झूठ फैलाया जाता है बीजेपी की तरफ से। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब गोदी मीडिया के जरिए झूठ फैलाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक बात याद रखिए कि विकास की आंधी में सारे ही सेक्टर डूब चुके हैं, एक अकेला कृषि सेक्टर ही है जो अब भी फायदे में है। अगर इसको भी डुबा दिया गया तो रोज 18 घंटे की मोदी जी की मेहनत सफल हो जाएगी और 130 करोड़ लोग खाने को तरसेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। बिहार में शराब बंद पर महाराष्ट्र से भी ज्यादा पीते हैं लोग। सरकारी सर्वे से नीतीश कुमार के कानून की खुली है पोल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में सुशासन की सरकार चलाने का दावा करने वाले सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर के अक्सर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, लेकिन एक ताजा सरकारी सर्वे के आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां करते हैं, जिससे नीतीश कुमार के दावों की पोल खुल जाती है। हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के मुताबिक बिहार शराब के सेवन के मामले में महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा से भी आगे है। अब इस सरकारी सर्वे के सामने आने के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर यहां पर हमलावर हो चुका है, क्योंकि नीतीश सरकार के इस कानून की खुल चुकी है पूरी तरीके से पोल। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले। राहुल गांधी बोले, अन्नदाता के साथ अन्नपूर्णा पर भी वार और कितना करोगे देश को लाचार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार का नाम लिए बिना ही कहा है कि किसान और गृहिणी दोनों पर ही वार किया जा रहा है। गौरतलब है कि नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान इस कानून को निरस्त करने की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं पिछले 13 दिनों में 2 बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अन्नदाता के साथ अन्नपूर्णा पर विवार और कितना करोगे देश को लाचार। ये यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने लगातार रसोई गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत 1 पायदान और फिसला। यूएन की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 1 पायदान नीचे फिसल गया है। 189 देशों की लिस्ट में भारत 130वीं रैंक से फिसल करके 131वीं रैंक पर पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर से रिपोर्ट यहां पर जारी की गई है, जिसमें उसके अनुसार भारत की मौजूदा रैंकिंग 131 हो गई है, जो कि पिछले वर्ष 130 थी। आपको बता दें कि HDI का आकलन मुख्य रूप से 3 आधार पर किया जाता है, जिनमें जन्म के समय जीवन की उम्मीद, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNVTV पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।